अगला योग है हमारा चक्र योग। ये योग एक अत्यंत शुभ योग है। ये बहुत ही रेयर योग है। बड़ी मुश्किल से जन्म पत्रियों में आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आप लोगों ने देख सिर्फ आप लोगों को केंद्र और त्रिकोण के राजयोग ही ज़्यादा पता थे और वो ही ज़्यादा फेमस हैं। ये क्योंकि स्पेशल योग होते हैं। तो नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। नभस योगों की इस सीरीज में आज ये 7वां वीडियो है और अभी तक बताए गए जितने भी योग हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योग हैं। आप में से जो भी लोग ज्योतिष को सीखना चाहते हैं उनके लिए तो इन योगों को जानना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट योग है नभस योग और बिल्कुल अलग तरीके के योग होते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अगले योग पे जाते हैं जिसका नाम है छत्र योग। जी हाँ, नाम से ही पता लगता है कि ये एक खास योग है। ये इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि जो राजे महाराजे होते थे पहले समय में, उनके साथ उनके सेवक होते थे आसपास और उनके सर पे एक छत्र रहता था। या जो मंदिर में भगवान होते हैं, उनका जो सिंहासन होता है उसके ऊपर भी छत्र लगा होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि वो व्यक्ति एक खास व्यक्ति है, एक अपना एक स्थान रखता है समाज में। तो आपका ऐसा सोचना बिल्कुल ठीक है। ये योग बिल्कुल इसी तरीके का योग है, बहुत ही ज़्यादा शुभ योग है। तो चलिए इस योग के बारे में हम और ज़्यादा जानते हैं। इससे पहले मैं एक बात कह दूं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस सीरीज के जो बाकी वीडियो हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस योग को जानते हैं। छत्र योग एक बहुत ही ज्यादा शुभ योग है और पाराशर ऋषि के अनुसार जिन लोगों की जन्मपत्री में छत्र योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग अत्यंत धनवान होते हैं। ऐसे लोगों के पास काफी ज्यादा पावर होती है। पावर का मतलब है कि ये लोग समाज में अपना अपना एक स्थान रखते हैं अलग तरीके का। और मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, वो अपनी जॉब में काफी हायर पोजीशन पे पहुंच जाता है या गवर्नमेंट जॉब में ही जो बड़े बड़े ऑफिशियल वगैरह होते हैं, तो उनको भी आप इस रूप में ले सकते हैं। या पॉलिटिक्स वगैरह में होते हैं या कई बार समाज में ही समाज सेवा का ऐसा काम करते हैं कि उनका अपना वहां पे एक अलग स्थान होता है। तो इस योग के कारण व्यक्ति काफी पावरफुल होता है, उसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं जीवन में। इसके अलावा पारशर ऋषि का ये भी कहना है कि इस योग के कारण ऐसे मनुष्य बहुत अच्छी आयु प्राप्त करते हैं और इस योग की छत्र छाया के कारण ये लोग एक दयालु स्वभाव रखते हैं, काफी दयावान होते हैं। एक चीज और होती है, इस योग के कारण ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से यानी कि सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता रहता है। तो ये तभी संभव है जब व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में हायर पोजीशन पे होगा, तो वहां पे भी काफी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की ओर से। तो सीधे से कहने का मतलब ये है, इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि छत्र योग व्यक्ति को जीवन में काफी पावर देता है, एक स्टेटस देता है, धनी बनाता है। ये काफी शुभ योग होता है। इसके अलावा इसमें पारशर ऋषि का ये भी कहना है कि ऐसे लोग जीवन के अंतिम समय में भी बहुत ज्यादा सुखी रहते हैं। जैसे कई बार कई योग ये हमें दिखाते हैं कि व्यक्ति जीवन के आखिर समय में परेशान रहेगा, उसको हेल्थ इशू हो सकते हैं, उसको फाइनेंशियल इशू, किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस योग के कारण व्यक्ति जीवन के अंतिम समय तक काफी सुखी रहता है। अगर आप देखते हैं कि किसी जन्म कुंडली में उसके सप्तम भाव से लेकर के प्रथम भाव तक, यानी कि आपने यहाँ से शुरू करना है सप्तम भाव, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश और लग्न भाव। आप देखते हैं कि इस एरिया में उस व्यक्ति के सारे ग्रह आ गए हैं या ज्यादा से ज्यादा ग्रह आ गए हैं, तो वहां पे छत्र योग का निर्माण हो जाता है। और आप सभी को ये पता होना बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली का जो लग्न यानी कि प्रथम भाव से सप्तम भाव तक का एरिया होता है, इतना एरिया जो होता है वो अदृश्य भाग कहलाता है जन्म पत्री का।
और जो सप्तम भाव से लेकर के लग्न यानी कि प्रथम भाव तक का एरिया होता है वो दृश्य भाग कहलाता है। यानी कि जो दिखता है, जो मनुष्य की जो चीजें हैं, जो वो एक्टिविटी करता है लाइफ में, वो दूसरे लोगों को भी दुनिया में नजर आती हैं। तो जब ज्यादा से ज्यादा प्लेनेट इन भावों में होंगे तो व्यक्ति जीवन में जो भी क्रियाकलाप करेगा वो लोगों को पता होते हैं। उसका एक खुला सामाजिक जीवन होता है। वो जो भी जीवन जीता है वो लोगों को उनके बारे में पूरी जानकारी होती है, क्योंकि जन्म पत्री के दृश्य भाग में ज्यादातर ग्रह स्थित हो जाते हैं। अगला योग हमारा है धनुष योग या चाप योग। धनुष योग या चाप योग भी एक बहुत अच्छा योग है। हालांकि ये छत्र योग के बराबर पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा योग आप इसे मान सकते हैं। तो आप देखते हैं अगर किसी भी जन्म पत्री में उस व्यक्ति के दशम भाव से लेकर के दशम, एकादश, द्वादश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ इस एरिया में ज्यादातर ग्रह अगर आ जाते हैं तो वहां पे धनुष या चाप योग का निर्माण हो जाता है। पारशर ऋषि का ये कहना है कि जिन लोगों की जन्म पत्री में धनुष योग या चाप योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग जीवन में कई बार व्यर्थ ही भटकते रहते हैं। बगैर किसी उद्देश्य के ये लोग इधर उधर जाते रहते हैं, यानी कि उद्देश्य विहीन जीवन भी इन लोगों का हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। कई बार आप देखते हैं आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते ही नहीं हैं। उनको जैसे मान लिया जाए पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल गई, वहां से अर्निंग हो रही है तो ठीक है, उनका जीवन कट रहा है तो कट रहा है, और उसी से वो लोग खूब मौज मस्ती कर लेते हैं, कभी यहाँ घूम रहे हैं कभी वहां घूम रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है। तो इस तरीके के रिजल्ट इस योग के द्वारा आपको मिल सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये योग आपको प्रॉस्पेरिटी तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति उद्देश्य विहीन जीवन भी जी सकता है। तो इसका कहने का मतलब है कि फिर अगर जो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, व्यक्ति उसको आगे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। इस योग वाले लोग ज्यादातर अगर यूनिफॉर्म वाली जॉब में, जैसे पुलिस वगैरह में या आर्मी में या किसी भी फोर्स वगैरह में जाएं, तो वो जॉब उनके लिए ज्यादा अनुकूल रहती है, क्योंकि इस योग के फलों में इन सब चीजों को दिया गया है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कई बार ये लोग बहुत ज्यादा कनिंग होते हैं, चालाक होते हैं। तो ये सारी चीजें एकदम से हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे व्यक्ति की मानसिकता को, उसके फिफ्थ हाउस को, उसके प्रथम भाव को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दो इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं। अगर इन पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, खराब भावों के स्वामियों का इस पे असर होता है, और साथ में ऐसा योग हो, तब ऐसे फल मिलते हैं। अगर व्यक्ति की जन्म पत्री में शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा आ रहा है, शुभ ग्रह बली होकर के बैठे हैं और ये योग बना है, तो ये योग बहुत अच्छे फल भी उस व्यक्ति को दे देता है। अगला योग है हमारा चक्र योग। ये योग एक अत्यंत शुभ योग है। ये बहुत ही रेयर योग है। बड़ी मुश्किल से जन्म पत्रियों में आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आप लोगों ने देख सिर्फ आप लोगों को केंद्र और त्रिकोण के राजयोग ही ज्यादा पता थे और वो ही ज्यादा फेमस हैं। ये क्योंकि स्पेशल योग होते हैं तो बहुत ज्यादा इनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये एक खास योग हैं। और जन्मपत्री में जो ये चक्र योग है ये बनता भी बहुत विशेष तरीके से है। अभी मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको चक्र योग के फल बता देती हूँ। पाराशर ऋषि का यहाँ तक कहना है कि जिस व्यक्ति की जन्मपत्री में चक्र योग का निर्माण होता है, ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती राजा के समान होता है। अनेक राजा उसके चरणों की वंदना करते हैं। यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब है कि ऐसा व्यक्ति राजाओं का भी राजा होता है। बहुत ही पावरफुल पोजीशन जीवन में हासिल करता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत पावर होती है उसके पास। तो ये राजाओं को आपने कभी भी वो पुराने राजाओं के रूप में नहीं लेना है। आजकल के जीवन में हमारे जितने भी पावरफुल जो लोग हैं, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में भी जो हायर पोजीशन पे होते हैं, जिनके अंडर में काफी लोग काम करते हैं और जिन लोगों का काफी इन्फ्लुएंस होता है अपने सहकर्मियों पे, तो वो सभी लोग राजाओं की श्रेणी में आते हैं।
और यहाँ पे पारशर ऋषि का ये भी कहना है, चक्र योग वाले व्यक्ति न केवल अत्यंत धनी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, बल्कि बेहद आकर्षक होते हैं। लोग इनकी ओर बहुत आकर्षित हो जाते हैं, चाहे इनकी वाणी के द्वारा, चाहे इनके कर्मों के द्वारा लोगों का एक झुकाव इनकी ओर बना रहता है। ये एक बहुत पावरफुल योग है और ये बहुत ही कम जन्म पत्रियों में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बोर्ड पे चक्र योग को जानते हैं। चक्र योग बहुत ही स्पेशल तरीके से बनता है। अगर आप देखते हैं किसी भी जन्म पत्री में प्रथम भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में व्यक्ति के सारे ग्रह आ गए हैं, तो वहां पे आपके चक्र योग का निर्माण हो जाता है। आप देखिए, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां और 11वां ये विषम भाव होते हैं जन्म कुंडली के, विषम। तो यानी कि ऑड नंबर जिन्हें हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सारे ग्रह आ गए हैं तो यहाँ पे चक्र योग का निर्माण हो जाता है। तो ऐसा क्योंकि बहुत मुश्किल से ही होता है कि ग्रह इस तरीके की स्थिति में हो, तो अगर बन जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशल योग है। अब चक्र योग के बाद ये जो हमारा अगला योग है उसका नाम है समुद्र योग। समुद्र योग भी काफी अच्छा योग माना जाता है। ये जो मैं अभी आपको लाइन से 3-4 योग बताए हैं, ये नाभस योग के बहुत ही बढ़िया योग हैं जो बहुत अच्छे फल देते हैं। तो समुद्र योग भी एक अच्छा योग है। समुद्र योग को पहले मैं बोर्ड में बता देती हूँ, फिर मैं इसके फल आपको समझाऊंगी। अगर आप देखते हैं किसी भी जन्म पत्री में, उस जन्म पत्री के दूसरे, मैं डबल टिक कर देती हूँ इसके लिए, दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, 10वें और 12वें, 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी कि जन्म कुंडली के सम भाव हैं, इवन नंबर हैं ये। यहाँ पे आप देखते हैं कि ज्यादातर ग्रह आ गए हैं, तो उस जन्म पत्री में समुद्र योग का निर्माण हो जाता है। तो इसके फलों को अब हम जानते हैं। तो समुद्र योग भी एक बेहद शुभ योग है और इसके फल भी पराशर ऋषि ने सारे अच्छे बताए हैं। और शुभ फल वही है इसके भी कि ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है। हालांकि यहाँ पे इसको चक्रवर्ती राजा नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी ऐसे जो लोग होते हैं वो काफी अच्छा नेचर रखते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव होता है, उनकी संतानें अच्छी होती हैं और काफी अच्छे पैसे वाले होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि उनका जो धन होता है स्थिर धन होता है, यानी कि सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि पैसे की बहुत बर्बादी नहीं होती है यहाँ पे समुद्र योग में। चक्र योग के तो मैंने फल आपको पहले ही बता दिए थे। तो समुद्र योग वाले जो व्यक्ति होते हैं ये काफी लोकप्रिय भी होते हैं, लोगों के बीच इनका अपना एक स्थान होता है। अपने स्वभाव के कारण, अपने कर्मों के कारण ये लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि समभाव में ग्रहों के आने से ये बन रहा है। अगर इस योग में आप देखते हैं कि दशम भाव में ज्यादा से ज्यादा शुभ ग्रह आ गए हैं, विशेष तौर पे गुरु आ गया है, तो ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों के कारण, अपने सत्कर्मों के कारण समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं। तो समुद्र योग भी एक बहुत ही बढ़िया राजयोग है, नवस योगों का एक बहुत ज्यादा सुंदर योग है। आकृति योग में हमारा जो अगला योग है उसका नाम है अर्धचंद्र योग। ये आकृति योग का आखिरी योग है, 20वां योग है, क्योंकि आकृति योग 20 तरीके के होते हैं और इसी योग के साथ ये आकृति योग आज यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो ये जो अर्धचंद्र योग होता है ये जन्म कुंडली में 8 तरीके से बनता है। और भी इसमें कई खासियतें होती हैं, वो मैं अभी आपको बोर्ड पे बताऊंगी। तो अर्धचंद्र योग जो है वो एक शुभ योगों की श्रेणी में आता है और इसके जितने भी फल दिए गए हैं वो सारे शुभ फल दिए गए हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रॉस्पर होता है, अच्छी अच्छी जो है जीवन में उसको सफलता मिलती है और देखने में भी सुंदर होता है। मतलब कहने का मतलब है जीवन में उसको सभी तरीके के सुखों की प्राप्ति होती है। ये 8 तरीके से बनता है, ये मैं अभी आपको बोर्ड पे बताती हूँ। अर्धचंद्र योग में आपने एक चीज का ध्यान देना है कि इसमें हमने केंद्र भावों से काउंटिंग को शुरू नहीं करना है। केंद्र भावों को छोड़ के जो बाकी के भाव हैं वहां से इसकी काउंटिंग शुरू होगी। अगर आप देखते हैं किसी भी जन्म पत्री में ग्रह दूसरे भाव से लेकर के अष्टम भाव, दूसरे से 8वें के बीच में यहाँ पे लिखती जाती हूँ। पहला होता है 2 से 8,
2 से 8 भाव के बीच अगर आपका ग्रह स्थित है ज़्यादा से ज़्यादा, तो अर्धचंद्र योग वहाँ पे बन जा रहा है, आधा चंद्रमा। यहाँ से आप देखेंगे ना ऐसे करके बनेगा, तो ये ऐसे करके आएगा। मैं एक आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आधा चंद्रमा यहाँ पे बन जाता है। तो ये योग दूसरे से 8वें के बीच अगर ग्रह आ गए हैं, तो अर्धचंद्र योग यहाँ पे बन जाता है। इसका दूसरा प्रकार है, अगर ग्रह आपके तीसरे भाव से लेकर के नवम भाव के बीच में है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 से 9 भाव के बीच में अगर आपके ग्रह आ रहे हैं, तो अर्धचंद्र का दूसरा प्रकार यहाँ पे बनता है। तीसरा इसमें है आपका, आपने केंद्र से शुरू नहीं करना है। तीसरा आपका जो प्रकार है वो पंचम से शुरू होगा। अगर आप देखते हैं किसी भी जन्म पत्री में आपके जो ग्रह हैं वो 5वें से लेकर के 11वें भाव के बीच में हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 से 11 के बीच में है, तो यहाँ पे भी अर्धचंद्र योग का निर्माण हो जाता है। उसके बाद जो इसका अगला तरीका है, चौथे प्रकार का अर्धचंद्र योग है, वो आपका षष्ठ भाव से शुरू होगा, छठे भाव से। अगर आप देखते हैं कि ज्यादातर ग्रह छठे भाव से लेकर के 12वें भाव के बीच में, 6 से 12 भाव के बीच में अगर ग्रह आ जा रहे हैं, तो अर्धचंद्र योग का निर्माण हो जा रहा है। अगला हमारा सप्तम से शुरू नहीं होगा, क्योंकि हमने केंद्र भाव को नहीं लेना है। अष्टम से शुरू करेंगे। अगर ज्यादातर ग्रह 8वें से लेकर के दूसरे भाव के बीच में आ गए हैं, 8, 9, 10, 11, 12, पहला, दूसरा, 8 से 2 के बीच में अगर आपके ग्रह आ गए हैं, तो अर्धचंद्र योग का निर्माण हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला प्रकार है इसका, अगर ग्रह नवम भाव से अगर आप देखते हैं, नवम से शुरू होके तीसरे भाव तक आ रहे हैं, तो अर्धचंद्र योग का निर्माण हो जाता है 9 से 3 तक। फिर आपने दशम भाव को नहीं लेना है, क्योंकि ये केंद्र भाव है। फिर हम 11वें भाव से शुरू करेंगे। अगर ग्रह 11वें भाव से लेकर के पंचम भाव तक स्थित हैं सारे ग्रह, तो वहां पे अर्धचंद्र योग का निर्माण हो जाता है 11 से 5। और इसका आखिरी प्रकार है, अगर ग्रह 12वें भाव से लेकर के छठे भाव तक आ जाते हैं ज्यादातर ग्रह, तो यहाँ पे अर्धचंद्र योग का निर्माण हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 12 से 6। तो ये 8 तरीके के हमारे बनते हैं, और इनमें जो सबसे प्रभावशाली है वो दूसरे से 8वें के बीच है। ये सबसे प्रभावशाली अर्धचंद्र योग है, जब ग्रह दूसरे से अष्टम के बीच में आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो नभस योगों की इस सीरीज में आज हमने आकृति योग पूरे कर लिए हैं, और अभी तक आपने बहुत ही सुंदर सुंदर योगों को जाना। और अब हमारे सांख्य योग बचे हैं, और सांख्य योग 7 तरीके के होते हैं, वो शायद आपने सुने होंगे, काफी फेमस होते हैं, केदार योग, गुल योग। तो इस तरीके के जो योग होते हैं, इनमें क्या होता है, ग्रहों का जो कंसंट्रेशन होता है किसी एक खास भाव में होता है, या ग्रह जन्म कुंडली में बिखरे रहते हैं। तो इनको मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगी। इसमें जवाहरलाल नेहरू की जन्मपत्री के द्वारा भी मैं आपको बताऊंगी कि उनकी पत्री में कौन सा सांख्य योग बनता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आज जो मैंने आपको योग बताए हैं, इनमें से कोई योग आपकी जन्मपत्री में बनता है? अगर बनता है तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।